हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय सर कुछ केमिस्ट्री की आपको कहानियाँ सुनाने आया हूँ। तो कहानियाँ क्यों सुना रहे हैं? अरे भाई, अभी आप 10th से आए हो, 11th आप शुरू हुए हो, सिलेबस का बहुत वास्ट चेंज है। आप पहले केमिस्ट्री के 2-4 चैप्टर्स मुश्किल से, भाई एनसीईआरटी पूरा एक था ही जिसमें सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों थे। तो अब अलग जो 11th में आप आ गए हो तो पूरा अब 2-2 बुक केवल केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स और बायो जो भी आपका है, तो काफ़ी वास्ट हो गया है सिलेबस। तो समझने के लिए भाई, अभी तक जो केमिस्ट्री का बड़ा फोबिया है सबके अंदर कि केमिस्ट्री बड़ा टेरर है, बड़ा ख़राब चीज़ है या क्या है, कोई रूल ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे आओ पढ़ लो, सब रट्टा मार के जाना है, ज़्यादातर तो एक्सेप्शनल होता है। तो भाई पहली बात बता दें, केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग का क्या मतलब है कि एक्सेप्शन कोई कह दिया तो हम लोग समझते हैं कि एक्सेप्शन मतलब विदाउट रीज़न, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अगर कोई 10 लोग हैं, कोई काम कर रहे हैं, 11वां है कोई और काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि उसका विदाउट रीज़न है। हाँ ठीक है, 11वां कोई और काम कर रहा है, भाई इसका भी रीज़न है, तो रीज़न होना ही तो रूल है। बस हमें रीज़न पता होने चाहिए। तो उसको समझने के लिए, केमिस्ट्री का डर ख़त्म करने के लिए एक सिंपल सा लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्या है केमिस्ट्री, क्या है ये पहला पॉइंट है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है भाई? तो केमिस्ट्री को क्या कहते हैं भाई, अभी बाद में डिस्कस करेंगे आई कहाँ से, क्या है ये। पहले तो देखते हैं केमिस्ट्री है क्या। क्या बेटा केमिस्ट्री? केमिस्ट्री 3 चीज़ों की स्टडी है। केमिस्ट्री 3 चीज़ों की स्टडी है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक है प्रॉपर्टीज़, सेकंड हो गया कंपोजिशन, और थर्ड हो गया बेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 3 चीज़ों की स्टडी। किसके 3 चीज़ों की स्टडी? किसके 3 चीज़ों की स्टडी? किसके? मैटर के। मैटर पढ़ के आए हो आप, उम्मीद करता हूँ मैटर जानते हो ठीक से। ठीक है, तो मैटर के इन 3 चीज़ों की स्टडी, ठीक है, यही क्या कहलाएगी? केमिस्ट्री। मैटर के 3 चीज़ों की स्टडी, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। बेटा और पता नहीं, और भी बहुत सारे डेफिनेशन दिए जाते हैं, जैसे स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी कहलाएगा केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन हमारे ख्याल से ये सब बहुत अच्छा, एकदम क्लियर कट और बहुत ही बेहतरीन है ये डेफिनेशन। क्यों है अभी समझ लेते हैं। तो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था? सबसे पहला हमने क्या समझ रहे हैं हम? डेफिनेशन। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने समझी कि बेटा केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, हमने उसकी डेफिनेशन को समझ लिया। अब बात आ रही, प्रॉपर्टीज तो समझ रहे होंगे, प्रॉपर्टीज समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे आगे हम चलेंगे। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, वो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है, हाँ ये थोड़ा सा समझने का है, इसको अभी समझ लेते हैं, वो आगे नहीं इसको समझना है, बस यही समझ लेते हैं। कंपोजिशन क्या होता है? यही कि जिससे जिससे मिलके बना हो, यही कंपोजिशन है। जैसे कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन, ये कंपोजिशन हो गया, ये कंपोजिशन हो गया। कई बार देखा होगा मेडिकल स्टोर पे गए कोई मेडिसिन लेने, ठीक है, तो हमने कहा भाई ये मेडिसिन हमको दे दीजिए, तो बोलता है कई बार दुकानदार कि भाई ये मेडिसिन नहीं, हाँ सेम कंपोजिशन की दूसरी मेडिसिन हमारे पास है, सेम कंपोजिशन की दूसरी मेडिसिन हमारे पास है। तो बेटा वहाँ सेम कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि अगर सपोज करिए कोई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसी में है, ठीक है, किसी में सल्फ़र है, किसी में शुगर है, तो वो उसमें भी सल्फ़र रहेगा, शुगर रहेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहेगा, तो लेके चले आएंगे, लेके चले आएंगे। यानी कंपोजिशन का ही मतलब हुआ? नहीं हुआ। तो कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ? तो कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें यहाँ पे हैं या जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं, ये दोनों बातें, कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो कितनी हैं, इन दोनों बातों को कहते हैं कंपोजिशन। कि अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 1 मिलीग्राम है तो उसमें भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 1 मिलीग्राम ही होना चाहिए। mg पावर पूछते हो ना, कितना मिलीग्राम मिला रखा है, ठीक है।
तो ये मतलब हुआ। तो कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ कि इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं और वो कितने हैं। क्लियर। तो ये हो गया कंपोजिशन। रही बात स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कौन सा है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत तरह के मॉडल्स बनाए गए हैं केमिस्ट्री में। उस मॉडल के बेस पे समझ पाते हैं, क्योंकि एटम आयन मॉलिक्यूल इनको तो हम देख पाते नहीं है, ठीक है। जब नहीं देख पा रहे हैं तो एंगल वगैरह या कैसे कैसे समझे किसी कंपाउंड को, उसको समझने के लिए हम एक मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। तो कई सारे मॉडल्स हम लोग बनाए गए हैं जिससे हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। बात करें मैटर की ही क्यों, केमिस्ट्री में मैटर की ही स्टडी क्यों इन्वॉल्व की गई और कुछ क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया। इसलिए मैंने कहा था ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें मैटर की ही स्टडी क्यों इन्वॉल्व की गई, कुछ और क्यों नहीं रखा गया। इसलिए नहीं रखा गया कि बेटा जो पूरा हमारा यूनिवर्स है, पूरा हमारा जो यूनिवर्स है बेटा, ये सिर्फ दो ही इसके कंपोनेंट ही हैं, दो ही चीज़ों से मिलकर बना ही है। एक हमारे पास होता है मैटर और सेकंड चीज़ क्या होती है, एनर्जी, ठीक है। तो ये मैटर की स्टडी, ये तीन चीज़ों की क्या कहलाया, केमिस्ट्री। तो भाई यूनिवर्स का आधा पोर्शन देखो हम ले लिए, यूनिवर्स की आधी जिम्मेदारी तो अपने कंधों पे हमने उठा लिया। आधी जिम्मेदारी है, इसमें से भी कुछ हम लोग पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, एनर्जी वर्क पढ़ते हैं, हीट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ हमने जिम्मेदारी उठा ली, यानी बाकी फिजिक्स अदर के लिए तो हमने बहुत कम छोड़ा है भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने, केमिस्ट्री वालों ने अपने कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी उठा रखी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो बेटा पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, डेफिनेशन, ठीक है। तो मैटर के प्रॉपर्टीज कंपोजिशन स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री कहलाएगी, ठीक, क्लियर। अब बात ये आ रही है कि केमिस्ट्री आई कहाँ से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। केमिस्ट्री आई कहाँ से, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेटा क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आ गया ना, कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है। नहीं पढ़े ना तो जैसे पता ही नहीं चलेगा। जैसे कई बार देखे होंगे कि यार इस आदमी की क्या केमिस्ट्री हमको समझ नहीं आती, मतलब या तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है, या क्या खाता है क्या करता है, यार कौन सी चक्की कांटा खा रहा है, क्या है समझ नहीं आ रहा है, कंपोजिशन नहीं हमारे समझ में आ रहा, या डिज़ाइन ही नहीं समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इस आदमी की केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, ठीक है, या किसी चीज़ की इसकी केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही क्या है। तो केमिस्ट्री समझने का मतलब यही है कि वो मैटर है, और मैटर में इन तीन चीज़ों में से कोई ऐसी चीज़ है, या हो दो या तीनों, जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, ठीक है, हमारे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, कहते हैं कि भी केमिस्ट्री उसकी समझ नहीं आई, क्लियर, ठीक है। बेटा अब बात आ रही केमिस्ट्री आई कहाँ से, केमिस्ट्री कहाँ से आ गई, ठीक है, ये नाम कहाँ से आ गया केमिस्ट्री। भाई हम तो बेसिक से चलेंगे बिल्कुल, ठीक है, एकदम बेसिक से उठाएंगे और अच्छे खासे स्टैंडर्ड एक लेवल तक हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो बेटा केमिस्ट्री आई कहाँ से, तो इसको मैंने कहा था ना कहानी सुनाऊंगा, तो इसको समझने के लिए एक कहानी सुनाते हैं आपको, ठीक है। केमिस्ट्री में भी कहानियाँ सुननी चाहिए भाई, कैसे पता चलेगा कि हाँ कोई चीज़ें इंटरेस्टिंग है, या कोई कितनी इसके पीछे कितना ज़्यादा त्याग किया गया है केमिस्ट्री के पीछे, ठीक है। तो कहानियाँ तो सुननी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे भी स्टूडेंट को बड़ा मज़ा आता है कहानियाँ सुनने में, हम भी खूब सुना करते थे। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं मैथोलॉजी की। जो मैथोलॉजीज़ हैं, जैसे हम लोग की मैथोलॉजी क्या कहती है, हम लोग का मतलब ये हो गया कि अलग अलग, जैसे मान लो कि इंडिया में जैसे मैं एग्जाम मान लीजिए हिंदू हैं, तो हिंदू मैथोलॉजी क्या कहती है कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं उनको, तो उनको जला दिया जाता है, ठीक है। क्रिमिनेशन में उनको क्या करते हैं, बॉडी को जला देते हैं। तो हमारा मानना ये है कि बॉडी 5 चीज़ों से मिलकर बनी थी, पंचतत्व जिसे कहते हैं, वो जल गया फिर पंचतत्वों में मिल जाएगा, ठीक है। मोहम्मडन्स में क्या होता है, मुस्लिम में क्या होता है, तो मुस्लिम में क्या होता है, उसको ज़मीन में डिग कर देते हैं, ज़मीन में खोद के, और नीचे उनको दफनाना कहते हैं, जिसको दफना देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैन धर्म है, जैन धर्म में क्या करते हैं, जैन धर्म में बॉडी को ओपन प्लेस पर रख देते हैं कि कम से कम जिंदा रहते कुछ काम आया नहीं आया जो भी रहा, मरने के बाद किसी जानवरों के काम आ जाए, ठीक है। इसी तरह से इजिप्ट, इजिप्ट समझ रहे हैं ना, मिस्र समझ रहे हैं ना, इजिप्ट, मिस्र में भी एक मैथोलॉजी है, खूब देखा होगा, मम्मी पिक्चर वगैरह देखते होंगे आप लोग, मम्मी, मम्मी नहीं मम्मी, ठीक है, स्पेलिंग से मैं अलग की बात है, ठीक है। तो मम्मी जो देखा होगा आप लोग, या टीवी में देखे होंगे, तो वो क्या चक्कर, पिरामिड वगैरह का क्या चक्कर है, क्या क्यों बनाते थे पिरामिड, पिरामिड क्यों बनाते थे, तो क्या होता था, उनकी एक अलग मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी क्या है,
उनकी मैथोलॉजी ये है कि जब कोई डेथ हो जाती है किसी की, कोई एक्सपायर कर गया, किसी की डेथ हो गई, तो वो न्यू लाइफ में एंटर करती है। भाई हम लोग भी समझते हैं कि हाँ हमें नया जीवन मिलने वाला है, लेकिन हमें नहीं मिलता, हमारी आत्मा नया लाइफ लेती है ना। लेकिन इजिप्ट में क्या मानते हैं लोग, ये मानते हैं कि होल बॉडी आफ्टर डेथ न्यू लाइफ एंटर करेगी, नए जीवन में कहीं एंटर करेगी। अब वो कहाँ है जो भी हो, तो बॉडी को सेफ कैसे रखें, बॉडी को सेफ कैसे रखा जाए। तो बॉडी को सेफ रखने के लिए क्या करते थे वो, वही पिरामिड बना देते थे। पहले तो पिरामिड कोनिकल इसलिए बनाया कि उस पर भाई रेत वहाँ बहुत ज़्यादा उड़ती है, और मतलब जो कोनिकल होते हैं और ठीक है उन पर डस्ट वगैरह टिकती नहीं है, वो गिर जाएगी, धूल वगैरह मिट्टी वगैरह गिर जाएगी। तो वो स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है पिरामिड की। एक तो ये काम होगा, ठीक है, वो लंबे समय तक टिका रहेगा। दूसरी चीज़ क्या करते थे कि उसमें अंदर कोई जा नहीं सकता, कोई जानवर हो या और कुछ हो वो नहीं जाएगा। तीसरी चीज़ अब प्रॉब्लम आती थी बॉडी को सेव करने की, ठीक है, बॉडी को सेव करने की। बॉडी सेव करने का मतलब क्या हुआ, भाई बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, बॉडी तो तुरंत डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी ना। तो लोग क्या करते थे, तो बॉडी पे वो एक पेस्टिंग लगाते थे। आप भी देखे होंगे, टीवी में देखा होगा कि बॉडी पे कुछ पेस्ट लगा के और फिर क्या करते थे, पट्टियों से उसको बांध दिया करते थे, रैप कर दिया करते थे। तो बॉडी पे जो पेस्ट लगाते थे, ठीक है, उस पेस्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि किसी भी जर्म्स का जर्मिनेशन नहीं होने देता था। उस पेस्ट में किसी भी जर्म का जर्मिनेशन नहीं होता था। तभी तो आज तक जो अगर कहीं निकाला जा रहा है तो बिल्कुल सेफ बॉडी मिल जा रही है हमको, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। रीज़न क्या था, जो उस पर लगाते थे पेस्ट, ये उसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती थी, ठीक है। उस पेस्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी कि जर्म का जर्मिनेशन नहीं होने दे, कोई जर्म जर्मिनेट नहीं कर पाता था, ठीक है, कोई कीड़े या कुछ भी उसमें नहीं हो सकते, वो मर जाएंगे, ठीक है, जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, ठीक। पेस्ट लगा देते थे और उसके बाद से पट्टी से रैप कर देते, तो रैप करने का भाई टिकार है, कुछ हट ना जाए, ठीक है, अच्छे से बॉडी कवर हो जाएगी, इसलिए लगा दिया करते थे। और जहाँ पे उनको पिरामिड के अंदर रखते थे तो वहाँ पे उनके खाने पीने या उनके लिए जो भी नेसेसरी, जैसे जिसकी हैसियत होती थी, जैसे जिसकी औकात होती थी, उसी हिसाब से उसमें सारी चीज़ें रख देता था। जैसे सपोज़ करो अगर कोई राजा महाराजा रहा, कोई बड़ा रहा, तो काफ़ी सोना चांदी ज्वेलरी और खाना पीना, हो सकता था कि घोड़े वोड़े भी रख देते हो कि कैसे चलेंगे ये, और गाय भैंसे और जो मतलब जो बकरियाँ वकरियाँ भी रख देते होंगे, जो क्या बेचारा खाए आएंगे तो हो सकता है मांस वांस खाते रहे तो चिकन उकन भी डाल देते रहे, भाई चलो खाइएगा पीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ रख दी जाती थी, ठीक। तो क्या हुआ, सपोज़ करिए, अब एक कहानी थोड़ा अपने मन से, इतना तो ठीक था, अब थोड़ा सा अपने मन से जोड़ रहे हैं इसमें। सपोज़ करिए कि कोई चोर था, तो जो चोर ऐसी प्रजाति होती है वो किसी से नहीं डरती, ना भगवान से डरती है और ना भूत से डरती है। भाई हम लोग हैं, किसी न किसी से तो डरेंगे, भाई भगवान से तो डर रहे हैं, नहीं कोई ऐसा है बदमाश टाइप का तो भूत से डरेगा, ठीक है। पर चोर एक ऐसी प्रजाति है, ना वो भगवान से डरती है ना वो भूत से डरती है, क्योंकि अगर भगवान से डरती तो चोरी नहीं करती, और अगर भूत से डरते तो रात में चोरी नहीं करते। तो देखो रात में या ऐसी जगह पे अड्डा बनाते जो भूतिया टाइप का, वहाँ अड्डा बना लेते थे, ठीक है। तो ये ऐसा बहुत गजब का एक अलग क्वालिटी है इनकी, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को नहीं मानते थे कि न्यू लाइफ में एंटर करेगा, सब बोलते थे बकवास है, बड़ा माल रखा अंदर, तोड़ो फोड़ो और लूट लो। लूटा भी गई उन्हें, तो गए अंदर, तोड़ा फोड़ा, तो क्या समझ रहे थे चोर लोग, क्या समझ रहे थे, समझ रहे थे कि बॉडी तो कब का ख़त्म हो गई होगी, ज्वेलरी वैलरी बाकी चीज़ें होंगी, लो और निकलो। जब मान लो तोड़ फोड़ के अंदर घुसे पिरामिड को, तो उनके दिमाग में क्या था, बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। लेकिन क्या देखा, बॉडी तो वैसे के वैसे पड़ी हुई है, बॉडी तो वैसे के वैसे लेटी हुई है। तो चोरी छोड़ो, दिमाग में अलग से चक्कर आ गया कि ऐसे क्यों, ठीक है। तो होता क्या था, पता ये चला कि जो इसके ऊपर पेस्ट लगाया गया है ये उसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि वहाँ जर्म को जर्मिनेट नहीं करने दे रही, ठीक है। जो वहाँ एक पेस्ट जो लगाया जाता था उसमें ब्लैक कलर की सॉइल लगाई जाती है, ठीक है, सॉइल का यूज़ होता है जो ब्लैक कलर की होती है, उसका नाम था कैमी। क्या नाम है उसका, कैमी, ठीक है। तो जो कैमी की स्टडी थी वो कहाँ से शुरू हुई, केमिस्ट्री। तो जो कैमी की स्टडी है उसी को क्या कहते हैं हम, केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ कैमी यही कहा गया केमिस्ट्री। बात समझ में आ गया। यानी केमिस्ट्री का अगर हम माने तो बेसिक ओरिजिन कहाँ से आया, इजिप्ट से। और आप जितने केमिस्ट्री में जो लोग नॉमिनेटेड नहीं हैं, जिनको हम एल्केमिस्ट कहते हैं, जब से केमिस्ट्री प्रॉपर वे में आई उससे पहले की अगर हम बात करें एल्केमिस्ट, तो वो कौन, उसमें ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, गल्फ नेम ही मिलेंगे, मोहम्मडन नेम ही मिलने वाले हैं,
कहीं भी देखिएगा, सर्च करिएगा तो आपको मोहम्मदन नेम ही मिलने वाले हैं। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं, एग्जैक्टली तो किसी को नहीं आइडिया है कि एग्जैक्टली क्या था, पर इन 2-4 प्रूफ ऐसे हैं जिनसे पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, ये कहानी ऐसे रही होगी। ठीक है, कहानी इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया कहानी सुन के। तो केमिस्ट्री कहाँ से आई? इजिप्ट से आई। कहाँ से? कैमी वर्ड से। ठीक है, तो यहाँ से आई केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर हो गई। यहाँ तक समझने में कहीं कोई डाउट है? ठीक है, अब ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कहीं कि केमिस्ट्री कहाँ से आई। हाँ, बस एक फ्रेमिंग के लिए, एक समझने के लिए, हाँ ठीक है केमिस्ट्री कहाँ से आई। ठीक, अब देखो जरा, केमिस्ट्री की बहुत अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रब कर रहा है बेटा, इसको थोड़ी और केमिस्ट्री की तारीफ करते हैं। चलो बेटा, जो केमिस्ट्री है ना, उसको सेंट्रल साइंस कहा जाता है। केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल साइंस कहते हैं। केमिस्ट्री क्या है? सेंट्रल साइंस है। मैं नहीं कहता हूँ, कई सारे ऑथर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल है। अब चूंकि अच्छी चीज़ मिल गई है तो कहेंगे ही, तारीफ करेंगे, हम भी अपने से जोड़ लेंगे, भाई हम केमिस्ट्री वाले हैं, बड़े अच्छे हैं, सेंट्रल साइंस हमारा है। इस क्या हुआ सेंट्रल साइंस का मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरे यूनिवर्स को 2 हिस्सों में बांट दें, एक प्योरली हर्बल और प्योरली टेक्नोलॉजिकल, अगर मान लो ये 2 पोर्शन हम रख देते हैं, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो दोनों किस पे डिपेंड है? केमिस्ट्री पे डिपेंड है। दोनों किस पे डिपेंड होंगे? केमिस्ट्री पे। कैसे डिपेंड है भाई? अगर हम हर्बल की बात करें तो सारा प्लांट देख रहे हो, एनिमल देख रहे हो, जो कुछ भी आपको दिख रहा है सब क्या है? केमिकल्स ही तो हैं। आज हम टीचर हैं, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या चक्कर है? हमारे डीएनए का ही तो सारा कमाल है। डीएनए है क्या? एसिड ही ना है, केमिकल ही ना है, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एसिड ही तो है। एक एसिड हमारे कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। सोचने की बात है ना, एक एसिड हमारे कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। अगर हमारा एसिड गड़बड़ हो जाए, डीएनए चेंज हो जाए, अभी देखो अच्छा खासे टीचर थे, पॉलीथीन बीनते नजर आएंगे सड़क के किनारे। सही है ना? थोड़ा सा केमिकल लो जा हो जाए भाई, डीएनए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, सही है ना? ठीक है, तो अगर हम टोटल हर्बल लें तो टोटल है क्या? फैट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, यही ना टोटल केमिकल ही तो है। बात समझ में आ गया? तो इसलिए हर्बल तो टोटल केमिकल हो गया भाई साहब। ठीक है, अब क्या बचा? अब हमारे पास हर्बल के बाद बचता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो हमारे पास क्या बच रहा है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की बात करें अगर, तो टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या है टेक्नोलॉजी में? तो हमारे समझ से इस समय जो टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस चीज़ हम क्या कहेंगे? स्मार्टफोन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। पहले कंप्यूटर क्या था? कंप्यूटर ही एक खुद ही बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर का होना ही बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। सारा कुछ, पूरी दुनिया को हम देख ले रहे हैं, बैठे बैठे सारा कुछ कर ले रहे हैं, यहीं से बैठे पूरे वर्ल्ड में कुछ भी चाहे कर ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो कंप्यूटर था कैसे था? पूरे एक रूम के साइज़ का रहा होगा कंप्यूटर, यही तो पढ़े हम लोग। सबसे पहला कंप्यूटर बहुत बड़ा सा था और पोर्टेबल भी नहीं था, एक जगह जाम था। फिर धीरे धीरे स्मार्ट करते 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 क्या ले आए कि पूरी दुनिया हाथ में लेके टहल रहे हैं ना भाई। मोबाइल हमारे पास, एंड्रॉयड फ़ोन, कुछ और नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन लेके चल रहे हैं, टैब लेके चल रहे हैं, टैबलेट कर रहे हैं ना, लैपटॉप, पॉम टॉप, क्या क्या सब एक से एक टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, तो बेटा एक बात बताइए कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी स्पेशलिटी क्या है? क्या है स्पेशलिटी? यानी आप जो फ़ोन लेके चल रहे हो उसमें क्या ऐसी खास बात है? फ़ोन में से क्या बात है? फ़ोन तो हम PNT भी यूज़ किया करते थे, पर वो सक्सेस नहीं रहा, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। ये ज़्यादा चल गया, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या ऐसी खास बात थी? तो सबसे ज़्यादा खास बात ये है याददाश्त, मेमोरी मेंटेन करना। हमारा फ़ोन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कुछ भी उठा के भर दो, सब वो स्टोर किया रहता है, उसमें सब कुछ स्टोर है। ठीक है, PNT में क्या था? स्टोर कुछ नहीं था, डायल किया वही लास्ट डायल स्टोर होता था, बाकी सब गायब है और कुछ भी उसमें नहीं हो सकता था। तो खास बात क्या रही हमारे फ़ोन की कि सब कुछ उसमें स्टोर है, सारा डाटा स्टोर है, सब कुछ। तो स्टोरेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। और स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? मेमोरी चिप। आप सबसे पहले अगर फ़ोन में से मेमोरी हटा दें, पढ़ते हो ना कि इतनी इंटरनल मेमोरी है, इतनी एक्सटर्नल अफोर्डेबल है, अगर हम मेमोरी को हटा दें तो क्या फ़ोन किसी काम लायक रह गया? कोई ख़रीदेगा फ़ोन को? नहीं ना। तो जो फ़ोन की मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी चिप, ठीक है, यानी किस चीज़ की बनेगी? सिलिकन की। तो सिलिकन यही होती है जो मेमोरी को स्टोर करती है।
तो बताया केमिस्ट्री आ गई ना। तो अगर हम अपनी केमिस्ट्री निकाल लें, अपनी सिलिकॉन ले लें तो कुछ बचा। और वैसे भी जो उसका कैबिनेट बनता है, बाकी जो बॉडी बनती है, केमिकल ही तो है, केमिकल ही तो है, पॉलीमर ही तो है, प्लास्टिक ही तो है। अगर हम सब हटा दें तो कुछ बचा क्या फ़ोन में। तो अगर केमिस्ट्री हट जाए तो ना तो हर्बल रह जाएगा और ना ही केमिकल। क्लियर? ना टेक्नोलॉजिकल, सॉरी टेक्नोलॉजिकल नहीं, हर्बल नहीं। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री को क्या कहा गया? सेंट्रल साइंस। ठीक है, तो अपनी तारीफ थोड़ी सी कर ली जाए। समझ में आ गया? कोई डाउट समझने में? क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा, आगे हम बढ़ते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड क्या होता है? ठीक है, कैसे हम इस जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तमाम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ये सब क्या चक्कर क्या है, ये कैसे करते हैं, इसको समझना चाहिए। एक बेसिक्स जब तक हमारा नहीं क्लियर होगा, आगे हमको हमेशा डर बना रहेगा। हमको ये नहीं समझ रहा हम क्यों पढ़ रहे हैं कोई चीज़। ठीक है, तो कितने स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन। बेटा सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है साइंटिफिक मेथड का? सबसे पहला स्टेप कौन सा हो गया? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या रहा? सपोज करें जंगल में हम जा रहे थे, ठीक है, कोई एक जानवर दिखा, मान लीजिए गाय दिखा, ठीक है, या भैंस दिखी। तो उस टाइम तो जब पहली बार देखा होगा तो गाय भैंस तुमको सुने कि अच्छा गाय मिल गई, पहली बार तो ऐसा रहा नहीं होगा। जब फर्स्ट टाइम हमने देखा होगा तो देखा होगा अरे ये तो बहुत बड़ा सा जानवर है, बड़ा सा पेट है, 2 सींग है, खूब बड़ा सा मुंह है, पूंछ एक लटक रही है। ठीक है, यही तो हमने देखा होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व करने के बाद ही तुरंत हमने क्या दे दिया? एक हाइपोथेसिस दे दिया। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है बेटा? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब समझते हो? कपोल कथाएं, मतलब जो बस कह दिया, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, कैसे? हमने जब ऑब्जर्व किया, देखा बड़ा सा पेट है, तो क्या कहा? खूब खाता होगा। यही पता नहीं खाता ही नहीं खाता, बस कह दिया ना, दिस इज हाइपोथेसिस। बड़ा सा मुंह है, बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, काटेगा तो बहुत तेज काट सकता है। ठीक है, अब काटेगा कि नहीं काटेगा तो बाद में पता चलेगा ना। क्लियर? यही क्या रहा? हाइपोथेसिस। ठीक है, टांग दिख रही है बड़ी, लेकिन पेट बहुत बड़ा हो सकता है, दौड़ ना पाए, पता नहीं पेड़ पे चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यही क्या रहा? हाइपोथेसिस। जो हम कुछ बातें कह देते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंट, हम कुछ एक्सपेरिमेंट किए नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, बस हमने कह दिया। ठीक है, तब इसके बाद अब क्या आता है? थर्ड। अपना बचपना याद करो, वही सारा मेथड यहाँ पे है। अब आता है बेटा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या आया? एक्सपेरिमेंट। कैसे? जब पता चल गया, ठीक है, हमने कह दिया कि यार पता नहीं इतने बड़े बड़े दांत हैं, बड़ा सा मुंह है, बड़ा सा पेट है, खूब खाएगा। ठीक है, सींग है, हो सकता है घुसा ही दे। ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ क्या इधर उधर किया तो हो सकता है घुसा दे। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले क्या किया? पेड़ पे कोई चढ़ गया होगा, कोई कहीं दूर रहा होगा, फिर कोई क्या करते हम लोग? कंकड़ फेंक के मारते हैं। ठीक है, डंडे से खोदा होगा, ठीक है, आवाज़ दिया होगा, चिल्लाया होगा, छेड़ा होगा और कुछ किया होगा। ठीक है, तो यही सब क्या रहा? हमारा एक्सपेरिमेंट। अब जब एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया तब हमको समझ में आ गया कि भाई बड़ा सा मुंह तो है पर काटता नहीं है, बहुत सीधा है। ठीक है, यानी अब हमारे पास क्या है? रिजल्ट। यानी हमने अब क्या, अब इसके बारे में क्या बनाने वाले हैं? 4। बेटा अब होती है हमारी थ्योरी। अब उसके बाद हम थ्योरी देना शुरू करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या किया? ऑब्जर्वेशन। फिर क्या आया? जैसे हमने कुछ देखा, ऑब्जर्व किया, फिर उस पर कुछ 4-6 बातें अपने मन से कह दिया, देखा अरे यार ऐसे, अरे पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, टूट जाएगा। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक हाइपोथेसिस है, वो तो बाद में पता चलेगा क्या होना है। ठीक है, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो अच्छा देखते हैं। ठीक है, ये दौड़ाती है कि नहीं दौड़ाती है, बहुत तेज दौड़ पाता है कि नहीं, जानवर ये मारता है कि नहीं मारता है, काम है या कैसा है। ठीक है, बस काफ़ी गुस्से वाला है। तो एक तो एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद जब एक्सपेरिमेंट कर लिया तब हमने कुछ 10-5 जितने भी कुछ पॉइंट्स से हमने एक पॉइंट को कलेक्ट किया। ठीक है, उसके बारे में डिटेल लिखा। तो डिटेल जब हम लिखते हैं तो उसी को थ्योरी कहते हैं। ठीक है, डिटेल जब लिखें तो उसी को क्या कहेंगे हम? थ्योरी। और थ्योरी का जो ऐसे पॉइंट्स जो बिल्कुल चेंज ना होते हो, ठीक है, फिक्स हो गया, उसी को हम कहते हैं लॉ। अब बनता है बेटा यहाँ पे लॉ। अब नियम बन जाएगा कि गाय हमारी माता है। बात समझ में आ गया? नियम क्या बन गया? गाय हमारी माता है। बात समझ में आ गया? अब ऐसे लॉ जो कभी चेंज ना हो सके उनको कहते हैं प्रिंसिपल। ऐसे लॉ जो चेंज ना हो सके उन्हीं को हम कहते हैं प्रिंसिपल। बात समझ में आ गया?
ठीक है, कुछ ऐसे भी लॉ हो सकते हैं जो आगे चेंज हो सकें, लेकिन ऐसे लॉ जो कभी चेंज ना हो सकते हो उन्हें क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। बात समझ में आ गया, कोई डाउट? तो ये मेथड समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम इससे आगे चलेंगे। ओके।